हाँ जी, क्लास जो ऑनलाइन है वॉइस क्लियर है उनको एक बार कंफर्म करो। मुस्कान, तुषार, युक्ति, आप में से तो कोई नहीं है ना अभी ऑनलाइन में? क्या सर? वॉइस क्लियर है ना मेरी? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, ठीक है। अच्छा, जो भी ऑनलाइन है उन्होंने अटेंडेंस कैसे भेजनी है मुझे? जो ऑफलाइन है उनके तो मैं नेम नोट कर लूंगा। जो ऑनलाइन है उन्होंने यहाँ पर ये जो जहाँ से आप मैसेज करते हो, ठीक है, अपना नेम और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर, नहीं तो सिंगल रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालोगे तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए कि अगर आपके एक नाम के दो हैं तो फिर मुझे कंफ्यूजन ना हो कि कौन था उस दिन क्लास में, ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों का बैकग्राउंड क्या है? मीन्स ब्रांच बीसीए, कंप्यूटर लाइन से हो सभी? आप बीबीए? नो सर, मैं आर्ट्स से हूँ तो सर। ओके। मुस्कान, युक्ति, आप? सब पीसीए। ओके। तो मोस्टली बीसीए के हैं, तो उनको तो कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर होंगे कि लाइक एचटीएमएल क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है। इनकी डेफिनेशन बताने की जरूरत तो नहीं है। जो बीबीए वाले हैं, जो दूसरे हैं, नॉन सीएस स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर साइंस लाइन से नहीं है, उनको मालूम है वेबसाइट क्या होती है, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। ये क्लियर है ना? फ्रंट एंड का मतलब होता है जो हमें दिखता है सामने, डिजाइन। कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे कि कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, मान लो ये वेबसाइट है एक, ठीक है, wp-beginner.com। तो यहां पर अभी आपको जो कलर दिख रहा है आपको, लाइक यहाँ वाइट है, यहाँ ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पर अलग कलर है, यहाँ पर ये जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, या फिर जो फॉन्ट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। वर्ड में तो काम किया है ना सभी, वर्ड तो आता होगा चलाना, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट यस वर्ड। सर। उसमें जब आप सीवी बनाते हो, सीवी बनाते हो ना, या कुछ और फाइल बनाई होगी डॉक्यूमेंट की, तो उसके अंदर काफी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि आप जब सबसे पहले अपना नेम एंटर करते हो तो फॉन्ट साइज कम या ज्यादा करते हो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है। आप कभी अंडरलाइन करते हो, कभी फॉन्ट फैमिली भी सुना होगा आपने, फॉन्ट फैमिली पता है ना, ठीक है। या फिर फॉन्ट वेट भी होता है उसके अंदर, मीन्स कितना उसको बोल्ड करना है, कितना उसको पतला रखना है, फॉन्ट को कंडेंस्ड करना है उसको, ठीक है। जो चीज आपकी एक्सेल और इसके अंदर होती है, वर्ड के अंदर, वो सारा कुछ होता है इसके अंदर। आप जो सीवी डॉक्यूमेंट के अंदर बनाते हो, वो सीवी आप एचटीएमएल से भी बना सकते हो, एचटीएमएल सीएसएस का यूज करके, ठीक है। तो वहां पर हम किसी चीज को बोल्ड करते हैं, किसी चीज को इटैलिक करते हैं, किसी के अंडरलाइन लेके आना है। टेबल बनाते हो वहां पर, टेबल बनाई होगी, ठीक है। टेबल इसके अंदर भी हम बनाते हैं, ऐसी लिस्ट होती है उसके अंदर, ठीक है। लिस्ट हम यहाँ पर भी बनाते हैं। और क्या क्या करते हैं, इमेज ऐड करते हैं, इमेज यहाँ पर भी होती है। ऐसे ही आप लिंक ऐड करते हो, लिंक भी यहाँ पर होता है। और क्या होता है वर्ड के अंदर, और क्या बना सकते हैं? हाँ, ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हो, वो भी इसके अंदर आप हम कर सकते हैं। तो अब ये जो हमें फ्रंट दिख रहा है इसका, इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड के अंदर कौन कौन सी चीजें हम यूज कर सकते हैं? और फ्रेमवर्क तो बहुत सारे हैं, लाइब्रेरीज भी हैं, जावास्क्रिप्ट की भी हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके फ्रेमवर्क हैं सीएसएस के, जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, टेलविंड हो गया, प्योर सीएसएस हो गया, और भी हैं बहुत सारे। तो अब ये जो डिजाइन है सामने हमें दिख रहा है, इसको बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए बेसिकली हमें। वैसे तो दो से भी काम चल जाएगा, ठीक है, दो से भी चल जाएगा, ऐसे नहीं कि जावास्क्रिप्ट चाहिए तो तभी ये बनेगा। जब जावास्क्रिप्ट, मान लो अगर आप, फॉर एग्जांपल, ये जो मेन्यू निकल के आया है,
आप इसको जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो और CSS से भी कर सकते हो। ठीक है, तो तीन चीजें हमारे पास, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो HTML क्या करता है? सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ठीक है, तो CSS क्या करता है? डिजाइनिंग करते हैं, उसको ब्यूटीफाई करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा फिर? तो बिहेवियर से यूज करेगा सर। हमारे वेबसाइट का बिहेवियर क्या रहेगा, मतलब वो क्या फंक्शनिंग होगी किसी भी इवेंट के ऊपर। आपको कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जैसे कि आपने अभी तक बहुत सारे फॉर्म फिल किए होंगे। आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते हो, उसमें एरर आता है ना, कि आपने अगर वैल्यू एंटर नहीं की तो एरर्स आते हैं। अब वो एरर जो आए हैं, ठीक है, जैसे ही आपने टाइप किया साथ के साथ आ जाता है। मान लो आपको नेम एंटर करना था अमन, आपने एंटर कर दिया अमन 12 या अमन @ या अमन के साथ कोई आपने स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, $, कोई भी साइन डाल दिया, तो साथ साथ बता देगा। तो ये कैसे हुआ? ये होता है जावास्क्रिप्ट से, यानी कि जैसे आप टाइप कर रहे हो इनपुट कुछ, तो साथ साथ एरर आ गया। ये चीजें हैंडल करनी है तो जावास्क्रिप्ट करेंगे। या फिर आपने जैसे ही टाइप किया, अलर्ट की फॉर्म में एरर आ गया। अलर्ट समझते हो? एक पॉपअप सा आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको स्लाइडर्स देखे होंगे आपने, जब वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पर मोस्टली स्लाइडर्स होते हैं ना। तो स्लाइडर्स हम बनाने को CSS से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जावास्क्रिप्ट से क्या होता है कि जो आपकी जो कोडिंग है CSS की, वो थोड़ी कम हो जाती है, हम इजीली बना पाते हैं। तो इससे पहले HTML CSS भी आपने पढ़ा होगा, थोड़े बहुत आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे C लैंग्वेज या C++ में पढ़े हुए हैं। बेसिक पढ़ा होगा ना, लाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ एल्स कैसे वर्क करता है, लूप्स कैसे वर्क करती हैं, फंक्शन क्या होते हैं, पढ़ा होगा ये तो। वेरिएबल क्या होता है। यस सर। ठीक है, तो अब हमने जो भी कोड करना है ये सारा, ठीक है, ये तो हमारा फ्रंट एंड है। तो अगर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है? स्क्रिप्टिंग तो है, क्या सर्वर साइड है? तो फिर तो काम ले सकते हैं दूसरे फ्रेमवर्क यूज करके, मतलब वैसे नॉर्मली नॉर्मली करने के काम नहीं। हाँ, देखो, लैंग्वेज दो तरह की होती है। लैंग्वेज की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, HTML CSS की नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक होते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट है, वो बैकएंड में भी काम होती है और फ्रंट एंड में भी। जब तक आपका ये नहीं था, लाइक Next.js वगैरह नहीं था, ठीक है, क्योंकि अभी जो क्रेज चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, किसकी वजह से चल रहा है? इससे पहले थे आपके वो फ्रेमवर्क एंगुलर वगैरह ये। PHP JQuery हाँ, तो अभी जो जावास्क्रिप्ट आपकी वो दोनों है, क्लाइंट साइड भी है और सर्वर साइड भी है। क्लाइंट साइड का मीनिंग क्या समझते हो? क्लाइंट दो तरह की होती है ना, एक क्लाइंट साइड होती है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दो होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यूजर की तरफ से, यानी कि यूजर जो क्लाइंट यूज कर रहा है उसकी तरफ से। तो क्लाइंट क्या है यहाँ पे? हम कोई वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम क्लाइंट हैं। जैसे आप भी वेबसाइट यूज कर रहे हो तो आप भी क्लाइंट हो उसके लिए। मैं तो यूजर हूं ना, मैं तो यूजर हूँ। यूजर ही तो क्लाइंट होगा ना। चलो, जब मैं जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट रन करता हूँ, तो जो जावास्क्रिप्ट रन होती है उसको हेल्प कौन करता है रन करने में? तो आप ब्राउजर का इंजन। ब्राउजर करता है। तो यहां पर हमें किसी ऐसी चीज जरूरत पड़ी, सर्वर। सर्वर समझते हो? सर्वर क्या होता है कि यहां से आपने कुछ स्क्रिप्ट भेजी, कोई कोड भेजा, पहले वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से वापस जो रिजल्ट आएगा ब्राउजर पे आएगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि वो ब्राउजर के अंदर ही सारा आपको रिजल्ट ब्राउजर में शो करेगा। ठीक है, तो ये कौन सी लैंग्वेज हुई? क्लाइंट साइड। ठीक है, सर्वर साइड कौन कौन सी है आपकी मालूम है? जैसे PHP हो गया, .NET हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, रूबी हो गया, दुनिया भर की है। तो जैसे ही आपकी HTML है, इसके अलावा एक और भी है काफी सारी, एक दो कुछ नाम याद किसी को? XML सुनिए, और कोई?
DHTML तो यही तीनों तीनों को कंबाइन करेंगे तो DHTML ही होता है वो, डायनेमिक HTML, यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट हैं तीनों। मोस्टली यही सुनने को मिलती हैं दो, या तो HTML XML। XML का कोई एग्जांपल लाइव जो अभी आपने कभी देखा हो? HTML में तो HTML तो 99%, 99 से भी ज्यादा वेबसाइट में तो यूज होती है HTML। XML का कोई एग्जांपल? कोई वेबसाइट जो अभी आपको याद हो कोई लाइव? आपने ब्लॉग स्पॉट का नाम सुना है? उसमें कभी बनाया आपने, ब्लॉग बनाया उसके अंदर कभी? ब्लॉग स्पॉट जो है प्योरली आपका XML पे काम करता है, ठीक है। होते उसके अंदर भी टैग्स हैं, इसके अंदर भी टैग्स हैं, तो फिर फर्क क्या है दोनों में? क्या फर्क होता है? HTML वर्सेज XML डेफिनेशन भी नहीं पड़ी कभी? क्या हम HTML के अंदर अपनी तरफ से कुछ टैग डिफाइन कर सकते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं, तो XML के अंदर कर सकते हैं? कभी सर्च करना, अगर कभी कोई डिफरेंस पूछता है तो मालूम होना चाहिए XML का क्या होता है। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ डेफिनेशन इतनी पढ़ना कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आपको मालूम चल जाएगा। उसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो टैग बन जाता है। आप किसी लाइक इसमें जैसे होता है हेडर हेडर, फुटर फुटर, मेन मेन, सेक्शन सेक्शन, सेक्शन स्टार्ट किया, सेक्शन क्लोज किया, तो उसके अंदर तो कुछ डिफाइंड ही नहीं है XML के अंदर। उसको साइड करते हैं, HTML में वापस आते हैं। अब जो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट हमने जो करनी है, अभी तक आपने अगर किया होगा तो कैसे करते हैं? नोटपैड यूज करते हैं? क्या यूज कर रहे हो आप लोग? VS कोड, सभी VS कोड ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस टाइम नंबर 1 पे यही है, VS कोड ही पॉपुलर है। तो VS कोड आपने सर्च करना है यहाँ पर, VS कोड, ठीक है। तो ये वेबसाइट आएगी आपकी, विजुअल स्टूडियो कोड। इसको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल तो कर लोगे ना, या करना बताऊं? कर लेंगे ना। इसकी जो फाइल आएगी उसके ऊपर आपने, देखो विंडोज है तो यहां से करना है, नहीं तो मोस्टली विंडोज ही होगा सबके पास, ठीक है। अगर कोई दूसरा भी है तो क्लिक ही करना है, जो आप लोकेशन देंगे वहां पर इंस्टॉल होगा। मोस्टली सी में ही करते हैं हम सारे। इंस्टॉल हो, जब इंस्टॉल करोगे आप तो लास्ट, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, ये है मेरे पास। तो इसको बताने के लिए मैं वापस से एक बार, अगर मेरे पास सेटअप है तो मैं वापस से इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। जब लास्ट ऑप्शन आएगा ना इंस्टॉल होने के बाद, ओपन करने के लिए बोलेगा, सॉरी, जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो एक ऑप्शन आएगा, एक पॉपअप आएगा, उसके अंदर लिखा होगा कि आप क्या फाइल्स को डायरेक्टली ओपन करना चाहते हो VS कोड के साथ, या फोल्डर को। उसका बेनिफिट क्या होगा, लाइक ये फोल्डर है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। गलती से नहीं भी हुआ तो अगर सेटअप है तो वापस से उसको क्लिक करो, तो जो फाइल्स अगर आपने पहले बनाई है VS कोड के अंदर वो वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बट ये है कि ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आपका। लाइक मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इसको मैं नेम दे देता हूँ WD40, ठीक है। ये फोल्डर बना लिया मैंने। तो अगर आपका इंस्टॉल है VS कोड, या इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर को आपने डायरेक्टली करना ओपन विद कोड, यहां से कर लो, ठीक है। नहीं तो मान लो जब आपने इसको फर्स्ट टाइम रन किया, तो अभी तो मेरे पास फोल्डर है, अगर फोल्डर नहीं ओपन किया आपने तो फाइल के ऊपर जाएंगे, ओपन फोल्डर, यहां से जो फोल्डर आपको वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जिस भी लोकेशन के ऊपर, अभी डेस्कटॉप पे आ रहा है तो मेरे डेस्कटॉप के ऊपर ये वाला, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी यही ओपन था तो कोई चेंज नहीं आया। अब इसके बाद इस फोल्डर को हमने ओपन कर लिया, तो देखो जब मे भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आए फाइल क्रिएट करने का, लाइक जो भी हम फाइल क्रिएट करेंगे HTML की वो सेव करेंगे .html से, ठीक है। मेरे पास यहाँ से यहाँ पर आता है ऑप्शन न्यू फाइल का, नहीं तो आप Ctrl+N भी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसको सेव करोगे Ctrl+S, फाइल का नेम मैंने दे दिया index.html, ठीक है, फाइल बन गई। अब इसके बाद
VS कोड के अंदर ये आपका शॉर्टकट है, Shift+1 प्रेस करेंगे तो एमिट एब्रीविएशन। ठीक है, इसको जब एंटर करोगे तो ये जो बेसिक कोड है इसका वो आ जाएगा। तो इसको हमने जब भी कुछ बनाना है HTML के अंदर तो इसको टाइप नहीं करना बार बार बैठ के। ठीक है, यहां से करना है, फास्टली काम करना है। तो अब ये जो चीजें हैं इनका क्या मीनिंग है, तो ये तो बता ही रहा है ब्राउजर को कि जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो HTML है, जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश है, ये इंग्लिश ही है। ठीक है, अब हेड के अंदर आते हैं। देखो HTML, अच्छा ये तो मालूम है ना कि हमें कोई भी टैग स्टार्ट करना है और क्लोज करना है तो इन ब्रैकेट्स का यूज करना है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, स्टार्ट किया, जब क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग में आपने स्लैश लगाना है स्टार्टिंग में। ठीक है, दो तीन टैग होंगे जहां पर क्लोजिंग नहीं होगी, वो हम देखेंगे आगे जाके कौन से हैं। अब दो पार्ट है यहाँ पर, एक हेड है एक बॉडी है। ठीक है, अब हेड के अंदर से क्या चीज हमें ब्राउजर पे दिखेगी और बॉडी के अंदर का तो जो भी लिखोगे वो सारा दिखेगा ब्राउजर में। अब इसके आउटपुट देखने के लिए, अगर मैं इसकी आउटपुट देखूं, यहां पर मैंने बॉडी के अंदर मैंने कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया। ठीक है, एक तो तरीका है कि आपने जहां सेव किया हुआ है, अब यहां पर क्रोम का साइन आ गया। क्रोम का साइन क्यों आया है, क्योंकि मेरा जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो क्रोम है। आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर होगा उसका साइन आएगा, और जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा उसी ब्राउजर में। तो अब मैंने 1 2 3 लिखा था, यहां आ गया। जो आप बॉडी के अंदर लिखोगे वो यहां दिखेगा आपको। ठीक है, ये बॉडी पार्ट है। अब जो हेड में लिखोगे, जैसे टाइटल लिखा वो यहां दिखेगा आपको। इसके अलावा हेड के अंदर कुछ ये चीजें हैं, ये क्या है, करेक्टर सेट से क्या समझते हो? सबसे पहले तो मेटा, जो मेटा लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है मेटा का? इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्फॉर्मेशन। हाँ, इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन, कि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी इंफॉर्मेशन की। तो अब UTF-8 का क्या मतलब है? ये आपका अभी जो हम टाइप कर रहे हैं ना, ये जो भी हम टाइप कर रहे हैं, ये जो करेक्टर सेट है ये डिफाइंड होता है। इसको डीपली जाने के लिए तो आपको जो लैंग्वेज होती है आपकी बाइनरी वगैरह, ये वो उनके कोड अब किस लैंग्वेज में चल रहे हैं, तो UTF-8 में चल रहे हैं वो, क्योंकि जो भी कोड है ना आपका वो कन्वर्ट होता है। कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझ नहीं आती कभी भी, कौन सी आती है, 0 1 वाली। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये करेक्टर सेट है। ठीक है, अभी तक तो यही पढ़ा है ना हमने कंप्यूटर में, उसको 1 और 0 की लैंग्वेज समझ आती है और कुछ समझ नहीं आता उसको, यही है ना अभी तक। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो UTF-8 है। ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, हमें नहीं दिखता ये मेन है आपके लिए। ठीक है, जितने भी मेटा टैग होंगे उनके अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे कि इस मेटा की बात करूं तो यहाँ पर लिखा है नेम व्यू पोर्ट। अब व्यू पोर्ट किसको बोलते हैं, ये जो व्हाइट स्क्रीन है इसी को व्यू पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब व्यू पोर्ट क्या करता है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि कंटेंट इक्वल टू डिवाइस, कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। अब हो सकता है जो वेबसाइट मैंने यहाँ ओपन की है, इसको अगर मैं मोबाइल में ओपन करूं तो उसकी जो विड्थ होगी वही 100% विड्थ होगी। तो इसका मीनिंग यही है ना, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, कि आप किसके अंदर, जिसमें भी, जिस भी मशीन में आप वेबसाइट ओपन करोगे तो उसकी विड्थ वो ले लेगा। समझे पॉइंट को, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। अब ये है इनिशियल स्केल 1.0, इसके क्या मीनिंग है? जूमिंग से रिलेटेड होता है ये, कि जो वेबसाइट आपकी लोड हुई है, मान लो लैपटॉप में किया आपने, डेस्कटॉप में किया, अब डेस्कटॉप के भी अलग अलग स्क्रीन आ जाते हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी उसके अंदर जूम नहीं है, 1.0 है उसका स्केल। इसके बाद अभी तो सिर्फ दो है ये मेटा, इसके अलावा बहुत सारे मेटा टैग मिलेंगे। अभी अगर मैं इस वेबसाइट के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाऊँ, इंस्पेक्ट में जाने के बाद हेड में गए, तो हेड के अंदर अगर आप मेटा टैग देखोगे, ये मेटा है, ये मेटा है, मेटा 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 मेटा, बहुत सारे हैं, बहुत सारे टैग हैं।
हालांकि ये जो वेबसाइट है, ये जो ओपन की हुई है, ये वर्डप्रेस की है, ठीक है, वर्डप्रेस में बनी हुई है। तो वर्डप्रेस में तो प्लगइन्स होते हैं, वहां पर हम फटाफट से बना लेते हैं। लेकिन अगर हमें ऐसे लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे? वो फिर आपको टाइप ही करना पड़ेगा हर चीज के लिए। अब ये मेटा टैग क्या कर रहे हैं देखो, जैसे कि इसमें से अगर मैं कोई सिंपल एग्जांपल बताऊं आपको जो अच्छे से समझ आए। मैं एक यहां से पोस्ट ओपन करता हूं, ये वाली। और अब इसके हेड सेक्शन में जो मेटा है मेरा, इसकी बात करते हैं। ये देख लो मेटा के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर्टी टाइटल, यहाँ पे लिखा हुआ टाइप, मीन्स ये जो पोस्ट आपने ओपन किया है उसका टाइप क्या है? आर्टिकल, ठीक है। टाइटल क्या है उसका? यही है ना, 4+ बेस्ट। यहाँ पर भी टाइटल के अंदर यही मिलेगा आपको। इसके बाद है डिस्क्रिप्शन। अब ये जो कंटेंट टाइप है आर्टिकल, ये जो टाइटल है, ये जो डिस्क्रिप्शन है स्मॉल से, ये कहाँ दिखेगा? जब आप, इसके अलावा एक और चीज होगी इसमें, कीवर्ड करके होगा एक ये इमेज का है, मेटा के अंदर इमेज का दिया हुआ है, ठीक है। एक मिलेगा आपको कीवर्ड का। अब ये यूज कहाँ होते हैं ये मेटा टाइप? आप जब किसी वेबसाइट, गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च करो, फॉर एग्जांपल टॉप 10 लैपटॉप्स अंडर 50,000, जब आपने सर्च किया तो ये जो टाइटल आया है, ये जो डिस्क्रिप्शन आया है, ठीक है, ये कहाँ से आता है? अगर आपने वहां पर डिफाइन किया हुआ है मेटा के अंदर, तो वहां से उठाता है ये, ठीक है। हालांकि ये एसईओ का काम है, ठीक है, लेकिन हमें पता होना चाहिए मेटा टैग करता क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे ही, जैसे मेटा नेम टाइटल था, नेम डिस्क्रिप्शन था, नेम ऑथर था, ऐसे ही कीवर्ड्स का भी होता है, ठीक है। तो हमने जो कीवर्ड सर्च किया ना, ये कहीं ना कहीं उससे मैच होता है उसके कीवर्ड से, ठीक है, तभी तो यहाँ पर आया है टॉप 10 रिजल्ट्स में, तो मैच होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैंने कोई पोस्ट बनाई और उसमें ये टाइटल डाल दिया, मैच तो हो गया, तो क्या टॉप रिजल्ट में आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एसईओ में बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लो आपने कोई पोस्ट डाली, देखो कोई भी यूट्यूब की वीडियो हो या फिर गूगल पे कोई पोस्ट हो, रैंक कैसे होती है? वो रैंक तब तक नहीं होती जब तक उस पर ट्रैफिक नहीं आता, समझ रहे हो? जब उस पर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ेगा तो गूगल को लगेगा कि हाँ, इस पे ना यूजर आ रहे हैं, इसकी पोस्ट को रीड कर रहे हैं। मान लो मैंने कोई एक पोस्ट बनाई, मैंने 1,000 लोगों को शेयर कर दी, 1,000 के 1,000 लोग देखने भी आए, लेकिन कोई आया, उसने देखा, 1 सेकंड में चला गया, 2 सेकंड में चला गया, फिर वापस भी 1-2 सेकंड। तो यहाँ पर गूगल सब नोटिस करता है, रिटेंशन टाइम, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो यूजर को। मैं एक पोस्ट के ऊपर गया, मैंने टाइटल पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा और मैं वापस चला गया, तो गूगल सब नोटिस करता है एक एक हर यूजर की, कि उसने वो कितने टाइम के लिए आया। मीन्स वो पोस्ट जो थी उसको रीड करने में अगर 5 मिनट लगते हैं या 3 मिनट लगते हैं, और आप 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर वापस जा रहे हो, 10 सेकंड के अंदर वापस जा रहे हो, तो मीन्स आपको पसंद नहीं आई पोस्ट। सेम वीडियो केस में होता है, यूट्यूब की वीडियो केस में, ठीक है। मैं जब शेयर करता हूँ किसी को, तो मैं देखता हूँ मैंने 100 लोगों को शेयर की, उसमें जो 50 आए मेरे पास, लेकिन टाइमिंग क्या है? 10 सेकंड से ऊपर नहीं है। तो इससे क्या पड़ता है, वो इम्पैक्ट गलत जाता है, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो यूट्यूब यूट्यूब क्या करेगा, गूगल क्या करेगा, उस पोस्ट को, उस वीडियो को बाकी लोगों के सामने नहीं लेके जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास ऐसी वीडियो आई हो जिसपे 0 व्यूज हो? हुआ है कभी? वो तब होता है जब आपने उसको सब्सक्राइब कर रखा हो और उसका नोटिफिकेशन ऑन किया हो। किसी नए यूजर की आती है जिसको आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा? नहीं आएगी 0 व्यूज वाली। पहले जाएंगी उसके यूजर्स के पास जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, अगर वो देख रहे हैं, ठीक है, उन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया और उसका टाइमिंग अगर इंक्रीज हो रहा है ऊपर, तो उसके बाद वो दूसरों को
रिकमेंडेशन में जाती हैं। अगर वो भी देखते हैं तो फिर धीरे धीरे रैंकिंग बढ़ती है। चलो ये तो सारा एसईओ का पार्ट है। यहां पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम वर्ड फाइल के अंदर हेडिंग्स लिखते हैं, काफी तरह की हेडिंग होती हैं, तो ऐसे ही यहां पर आपके पास H1 से लेके H6 तक, ठीक है, हेडिंग होती है हमारे पास H1 से H6 तक। अच्छा, अब हम एक और चीज करते हैं ये सब चीजें करने से पहले। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ना, तो यहाँ रिफ्रेश नहीं हुआ, मुझे यहाँ जाके वापस से रिफ्रेश करना पड़ेगा। और एक और चीज नोट करना, जब भी मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ तो मैं कंट्रोल S नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर जाना है सेटिंग के आइकन पे, सेटिंग्स में जाना है, यहां पर है ना, अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है तो यहां पर ऑफ होगा। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया, अभी मैं यहां पर कुछ लिखता हूँ, H1 के बाद मैंने H2 लिखा, तो आप देखेंगे व्हाइट डॉट आ गया यहाँ पर, मीन्स फाइल सेव नहीं है। मैं कंट्रोल S करूंगा, फाइल सेव हो गई, तो व्हाइट डॉट यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं मुझे बार बार कंट्रोल S ना करना पड़े, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी सेटिंग है मैं इसको कर दूंगा आफ्टर डिले। तो अब मैं यहां पर कुछ भी टाइप करता हूँ, H4 H5 H6, तो ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है कि यहां पर आपके पास एक ऑप्शन इनेबल होगा, ओपन विद लाइव सर्वर। मैंने इसको ओपन किया, ये यहां पर ओपन हो गया, रिजल्ट आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंज करूं तो आप देखोगे रिजल्ट में भी चेंज हो गया ऑटोमेटिक। अब मुझे यहां पर जाके, मैंने जो पहले ओपन किया हुआ तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, मुझे यहाँ रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो इसको करने के लिए ये जो ऑप्शन है ये कैसे इनेबल करना है, तो आपने यहां जाना है एक्सटेंशन में, ठीक है, यहां पर सर्च करना है आपने लाइव सर्वर। तो ये वाला आएगा आपका फर्स्ट वाला, इसको आपका यहाँ पर इंस्टॉल का आएगा फर्स्ट टाइम, तो आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। जब आप इस प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा, नहीं तो इसका शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, ओपन विद लाइव सर्वर, ये आ जाएगा। तो अब इसका बेनिफिट ये है कि मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, लाइक मैंने H1 किया, तो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, अब ये जो मैंने H1 लिखा है, तो अब हमने ऐसे नहीं करना, बैठ के पूरा टाइप नहीं करना H1 फिर ऐसे, हालांकि इसने ऑटोमेटिक क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर आप नोट पैड प्लस प्लस में करोगे तो वहां फिर आपको लिखना पड़ेगा पूरा। देखो ऑटोमेटिकली क्लोज कर रही है, पॉइंट समझे? तो आपने सिंपली H1 करना है, एंटर करना है, कंप्लीट आ जाएगा। इसके अंदर आपने जो भी आपकी हेडिंग है वो एंटर करनी है। ठीक है, ऐसे ही H2 है आपके पास, ये उससे थोड़ी स्मॉल है। इसके बाद H3 है, ठीक है, फिर H4 है, H5 है, एंड H6 जो हमारी सबसे स्मॉल हेडिंग है। ठीक है, तो सबसे बड़ी हेडिंग है आपके पास H1, देन H2, उसके बाद स्मॉल, यानी कि कम होता जाएगा साइज इनका। ठीक है, इसके बाद आता है आपके पास पैराग्राफ। कोई पैराग्राफ लिखना है तो P टैग का यूज करना है आपको। अब इसके अंदर लाइक डमी कंटेंट अगर डालना है आपने, तो लोरम लिखते हैं हम। इसके बाद अगर आपको 5 वर्ड्स चाहिए तो लोरम 5 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो 5 ही आएंगे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा चाहिए अगर आपको, तो स्टार लगा के 4 अगर चाहिए मुझे पैराग्राफ्स, यानी कि किया, तो काफी सारा आ गया। हालांकि यहाँ तो अगर आप देखोगे, यहाँ तो पैराग्राफ्स दिखाएगा इसके अंदर, बट वहां नहीं आएगा पैराग्राफ, वहां तो एक ही में आएगा। क्लियर है? चलो मैं इसको कर देता हूँ इतना, यहां तक क्लियर है? इसके बाद CSS साथ साथ करें,
क्योंकि हम HTML के थ्रू कोई CSS नहीं करने वाले। ठीक है, तो जो CSS है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, कास्केडिंग स्टाइल शीट। अब जो मैंने हेडिंग 1 लिखा है या फिर पैराग्राफ के अंदर जो कंटेंट लिखा है उसका अगर मुझे कुछ कलर चेंज करना है, मैं इसको जूम कर देता हूँ, इसका कलर चेंज करना है, यानी कि यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही आ रहा है, ब्लैक ही आएगा जो भी आप एलिमेंट लिखोगे। ठीक है, अच्छा एक चीज CSS से पहले एक और चीज बताता हूँ। अब ये जो मैंने H1 लिखा, ये जो पैराग्राफ लिखा, ठीक है, अब इसके बाद मैं कुछ क्या करता हूँ कि इस वाले को मुझे बोल्ड करना है, तो बी टैग आपके पास इसके अंदर मैंने डाल दिया, तो ये बोल्ड हो गया। ठीक है, लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की, इसके बाद अगर मैं कोई पैराग्राफ लेता हूँ, ये मैंने स्मॉल सा पैराग्राफ लिया, ये न्यू लाइन में स्टार्ट हो रहा है, ये भी न्यू लाइन में स्टार्ट हो रहा है, ये भी फुल विड्थ ले रहा है, कहने का मतलब ये H1 के बाद अगर मैं दोबारा से H1 लूंगा, ठीक है, तो वो न्यू लाइन में जा रहा है, न्यू लाइन में जा रहा है ना। लेकिन कुछ टैग्स हैं हमारे पास, जैसे कि बी है, बी फॉर बोल्ड, इसको मैंने लिखा तो न्यू लाइन में तो नहीं गया ना। ऐसे ही अगर मैं इसको इटैलिक मुझे करना है, तो आई टैग है मेरे पास, इसके अंदर मैंने डाला तो ये वाला इटैलिक हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पर कट तो नहीं लगा ना, यहां से इसके बाद जो टेक्स्ट था वो न्यू लाइन में तो नहीं गया ना। तो यहाँ पर जो आपके ये जो टैग है, ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग टैग है, ये आपका एंडिंग टैग है, ये आपका कंटेंट है। तो इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट। कंप्लीट को हम बोलते हैं एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास वो हैं टू टाइप्स के। दो टाइप के हो गए ना, एक तो वो है जो फुल विड्थ ले रहा है, एक वो है सिर्फ उतना ही स्पेस लेता है जिसका उसके अंदर कंटेंट है। जैसे कि बी लगाया मैंने, आई लगाया, उतना ही कंटेंट ले रहे हैं जितनी उनकी विड्थ है कंटेंट की। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए, कौन कौन से हो गए, सुना हुआ, ब्लॉक टाइप एलिमेंट और दूसरा इनलाइन एलिमेंट। तो इसके हिसाब से कौन सा ब्लॉक है और कौन सा इनलाइन है। हाँ, जितनी भी आपकी हेडिंग्स हैं, आपका पैराग्राफ है, इसके अलावा जितने भी जो डिव है, डिव का भी हम आगे यूज करेंगे, मोस्टली डिव का यूज होता है सारा, वो भी आपका ब्लॉक एलिमेंट है। मीन्स वो एलिमेंट जो कंप्लीट विड्थ लेता है वो ब्लॉक एलिमेंट है, जो सिर्फ उतना ही स्पेस लेगा जितना उसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, चाहे एक सिंगल डॉट हो, ठीक है, उतना ही स्पेस लेगा, तो वो है आपका इनलाइन। क्लियर है, दो टाइप के होते हैं, ब्लॉक वर्सेज इनलाइन एलिमेंट। तो मैं यहां पर नेम लिख देता हूं, ब्लॉक वर्सेज इनलाइन। ठीक है, दो होते हैं, ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इनलाइन एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही दो टाइप्स और होती हैं, सिमेंटिक टैग्स और नॉन सिमेंटिक टैग्स। वो क्या होते हैं, लिख लो इसको, क्वेश्चन को पढ़ के आना कल, सिमेंटिक वर्सेज नॉन सिमेंटिक टैग्स। ठीक है, अभी तो साथ साथ चलेगा ना CSS के। सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक कुछ टैग सुने होंगे आपने, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूँ, प्री टैग का यूज करके। एक प्री टैग होता है, प्री टैग के अंदर जितना आप स्पेस देंगे उतना ही जाएगा। ठीक है, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ, जैसे कि आर्टिकल, मेन, हेडर, फूटर, सेक्शन, असाइड, ये भी टैग हैं। सुने हैं इनके नाम, हेडर फुटर तो सुना ही होगा, मेन भी सुना होगा। तो बस यही डेफिनेशन देखनी है कि कौन सा सिमेंटिक होता है, कौन सा नॉन सिमेंटिक होता है। ठीक है, कल पूछूंगा इसके बारे में। इसके बाद आगे आते हैं। अब ये प्री टैग आपका, यहाँ पर आप जितना स्पेस डालेंगे उतना ही स्पेस आएगा। लाइक मैं यहाँ पर कुछ स्पेस देता हूँ, वही तो बोला है मैंने, पढ़ के आना है, कल पूछूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है ये, वैसे तो इन्हीं इन्हीं में ही है, वो मालूम चल जाएगा।
प्री टैग का ये होता है कि आपने जितना स्पेस दिया उतना स्पेस आएगा, ठीक है। और जो इसका फॉन्ट साइज है ना, इनसे अलग है। फॉन्ट फॉन्ट देख रहे हो, अलग है इनसे। अगर यही वाला टेक्स्ट मैं इसके अंदर लिखूं तो उसका अलग आएगा, ठीक है। प्री में प्री डिफाइंड आता है, इसको हटा देते हैं। हम बात कर रहे थे सीएसएस की। सीएसएस आपकी जो होती है, लाइक आपने यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर बनाया है, कोई टेबल बनाई है, कोई लिस्ट बनाई है, वो हम करेंगे साथ के साथ विद सीएसएस करेंगे। तो अभी सीएसएस आपकी 3 टाइप्स की होती है, 3 तरह की होती है, ठीक है। एक होती है आपकी इनलाइन, इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। अब इनलाइन से क्या समझते हो? इनलाइन का मीनिंग यानी कि जो स्टार्टिंग टैग होता है ना, स्टार्टिंग टैग के अंदर लगती है, ठीक है। जो इंटरनल है वो आपकी स्टाइल टैग के अंदर लगती है। स्टाइल टैग वो आप कहीं भी लगा सकते हो, हेड में लगाना हेड में लगाओ, बॉडी में लगाना बॉडी में लगाओ, लगेगी स्टाइल टैग के अंदर। जैसे ये टैग है ना, H1 स्टार्ट किया H1 क्लोज किया, ऐसे ही स्टाइल टैग है हमारे पास। स्टाइल टैग स्टार्ट किया, स्टाइल टैग क्लोज किया। फिर आती है एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल यानी कि अलग से फाइल लगाएंगे। मान लो आपने फाइल बनाई स्टाइल डॉट CSS, फिर हम इस फाइल को लिंक कर देंगे इसमें, ठीक है। तो पहले इनलाइन देखते हैं, इनलाइन का एग्जांपल देखते हैं। मान लो इसका मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है। इनलाइन CSS कैसे लिखेंगे? तो यहां पर जो मैंने स्टाइल लिखा, अब ये स्टाइल क्या है? H1 के लिए क्या है ये? H1 का क्या बन गया ये? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट समझते हो क्या होता है? क्या होता है? हम टैग सेट कर रहे हैं, टैग क्या टैग हमारा, उसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे एडिशनल, हाँ। वो attribute। अब देखो इस ये जो एलिमेंट है मेरा H1, इसका मुझे कलर चेंज करना है, ठीक है। इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो इस एट्रीब्यूट के अंदर मैं 2 चीजें डाल सकता हूं, एक प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टी मैं क्या चेंज करना चाहता हूं इसकी, कि मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं। बैकग्राउंड कलर नहीं, कलर। कलर मीन्स ये जो ब्लैक आ रहा है, बैकग्राउंड तो व्हाइट ही है सभी का, ठीक है। मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर है मेरे पास प्रॉपर्टी, और फिर कोलन लगाएंगे, फिर उसकी वैल्यू डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दिया रेड, तो ये रेड हो गया, ठीक है। अगर मैं व्हाइट डालूंगा तो दिखेगा नहीं फिर, क्योंकि बैकग्राउंड ऑलरेडी व्हाइट है, ठीक है। हालांकि यहां से जब सिलेक्ट करोगे तब दिखेगा, ठीक है। तो यहां से आप जो भी लिखेंगे वो हो जाएगा। ये ग्रीन हो गया। ऐसे ही इस वाले को अगर रेड करना है, तो वापस से अभी हम इनलाइन CSS से कर रहे हैं, तो स्टाइल एट्रीब्यूट लगाना है, उसके अंदर आपने डालनी है प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। इसको हम कर देते हैं रेड, तो ये रेड हो जाएगा। अगर एक से ज्यादा लगानी हो, अभी तो एक प्रॉपर्टी लगाई है ना, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लगानी हो एक एलिमेंट के ऊपर, तो क्या करना है? सेमीकोलन देना है, ठीक है। और मैं यहां पर चेंज करता हूं बैकग्राउंड कलर। ये जो लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही आएगा, स्पेस नहीं आएगा, हाइफन आएगा बीच में। बैकग्राउंड कलर, इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं ब्लैक, तो आप देखोगे इसका ब्लैक आ गया कलर। अब जैसे